हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मृदा क्या होती है कि मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है ना। तो मिट्टी का निर्माण जो है एक लंबी प्रक्रिया है। बहुत लंबे समय के बाद मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने से, है ना। तो इस प्रकार ये मिट्टी की परिभाषा हो गई। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान अर्थात पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। वो 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन सी हैं? नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, 2 काली मिट्टी और लाल मिट्टी। इसके बाद चौथी है लेटेराइट मिट्टी, 5वें नंबर पे पर्वतीय मिट्टी, फिर दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। तो इस प्रकार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए, भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर या भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सिर्फ 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वैसे तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में देखने को मिलती हैं, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती हैं वो ये 4 मिट्टियाँ हैं: जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो भारत में इन मिट्टियों का विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है। ये 4 मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। अब देखिए, भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। वो 3 तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस देखिए, यह भूरे काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ है ना। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। यह पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने या विघटित होने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं मिट्टी में, उसे ह्यूमस कहा जाता है ना। तो ह्यूमस क्या है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो इन मिट्टियों के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस ओढ़, है ना। वह मिट्टी जो नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी भागों में जमा कर दी जाती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाए गए जो अवसाद होते हैं, जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है ना। तो इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ना। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में कहाँ देखने को मिलता है? तो संपूर्ण उत्तरी मैदान, ये भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और ये जो तटीय मैदान है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। जलोढ़ मिट्टी में चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कमी किसकी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं? तो जलोढ़ मिट्टी, देखिए, ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ इसमें गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा। अब जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, इसको भी थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। देखिए, वे क्षेत्र जो हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहते हैं
वे क्षेत्र जो बाढ़ से हर वर्ष प्रभावित रहते हैं, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? वहाँ पर नई जलोढ़ पाई जाएगी। तो नई जलोढ़ मिट्टी जो हर वर्ष जो क्षेत्र बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं, जहाँ हर वर्ष बाढ़ आती रहती है, तो वहाँ पर हमें नई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये जो गहरे हरे रंग का है, ये क्षेत्र बिहार का है। ये यहाँ पर ये बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित रहता है, तो यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलती है। और जहाँ कभी कभी कई वर्षों बाद बाढ़ आती है, तो वहाँ पर मतलब पुरानी जलोढ़ होती है। तो पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। इसके बाद है काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अभी बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती हैं? देखिए, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है, मैग्मा लावा जो बाहर निकलता है, तो वह लावा ठंडा होकर चट्टानों के रूप में, ठोस चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उन्हें ही बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। और जब इन बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय व अपर्दन होता है, तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है ना। तो इसको इसीलिए इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि लावा जब शीघ्र ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टानों का रूप लेता है, तो चट्टानों का जब अपक्षय अपर्दन होता है, तो जिसके फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी, है ना। कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इस मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? तो इस मिट्टी में टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी का रंग जो है काला होता है। अब देखिए, काली मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए, यदि ये पूछा जाता है कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में विस्तार देखने को मिलता है, तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, जिसके कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है, कहने का मतलब जब इसमें पानी सूख जाता है पूर्णतया, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। तो याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जुते हुए खेत की मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को ही जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। अब काली मिट्टी के बाद है लाल मिट्टी। देखिए, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इस मिट्टी में कौन सी फसलें हो सकती हैं? तो इस मिट्टी में यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, कहने का तात्पर्य कि जल योजित अवस्था में यह मिट्टी पीली दिखाई देती है। इसीलिए लाल मिट्टी को पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लाल मिट्टी होती है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको अन्य नाम से जानते हैं पीली मिट्टी भी। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि किस मिट्टी को पीली मिट्टी कहा जाता है, तो याद रखना कि लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहा जाता है ना। इसको मैप में देख सकते हैं कि भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। अब देखिए, लाल मिट्टी के बाद आती है लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। कहने का तात्पर्य लेटेराइट मिट्टी भारत के उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां का तापमान बहुत अधिक और जहां वर्षा भी अधिक होती है, वहां देखने को मिलती है।
इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। याद रखना, लेटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो मखरली मिट्टी, है ना। देखिए, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है ना। इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है कि अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी के पोषक तत्व जमीन के अंदर चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही निक्षालन की क्रिया कहते हैं। तो लेटेराइट की मिट्टी का निर्माण कैसे होता है या किस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है? तो लेटेराइट मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसलें हो सकती हैं? लेटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती की जाती है ना। चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है ना। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखना कि लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। तो ये थी लेटेराइट मिट्टी। अब ये थी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बाद देखते हैं लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, लवणीय मिट्टी के अन्य नाम क्या है? रेह, कल्लर, ऊसर, है ना। ये लवणीय मिट्टी के अन्य नाम हैं। भारत में इस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य के कच्छ के रण में देखने को मिलता है यहाँ पर, है ना। लवणीय मिट्टी के बाद आता है पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती की खेती इस मिट्टी में की जाती है ना। यहाँ पर भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। अब देखिए, पर्वतीय मिट्टी के बाद है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इस मिट्टी का विस्तार भारत के मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती इस मिट्टी में की जाती है। अब देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी के बाद है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो दलदली जो मिट्टी होती है उसमें वनस्पति, पेड़ पौधों के पत्ते जो होते हैं ये सब उसी में सड़ जाते हैं, जिसके कारण जो दलदली मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये थी भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। अब इसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देख लेते हैं कुछ। तो हमने पढ़ा भारत की मिट्टियों के बारे में। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिसको देख लेते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शन सहित दिए गए हैं, तो इनके उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम प्रश्न एक बार पढ़ रहे हैं सभी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो एक ये प्रश्न हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
अगला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में देखने को मिलता है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। फिर आगे प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ तो सीखा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।